हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इस जो जैसे हमें वर्ड जो यूनिट का नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसी से समझ में आ रहा है कि इस यूनिट में क्या हम पढ़ने वाले हैं कि जो नॉलेज है किस तरीके से उसको पिक्चराइज किया जा सकता है या फिर दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स की अगर बात करें तो कंटेंट्स में आता है इन्फरेंस रूल इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, फिर उसके बाद आता है यूनिफिकेशन, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के। कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने स्किप भी किया है, उन्हें आप बुक से रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम प्रिडिकेट लॉजिक भी कहते हैं और ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके अंदर हम प्रोलॉग, आपने सुना होगा तो प्रोलॉग का भी इसी के अंदर यूज होता है। डेवलप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट इजीली एंड एक्सप्रेस रिलेशनशिप। अब क्या होता है, जो प्रिडिकेट लॉजिक्स होते हैं ना, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो होता है उसे हम 21 क्यों यूज करते हैं? उसे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो ऑब्जेक्ट्स को एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बनी है ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने में, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। एज वी नो कि हमारे जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसके बीच में अगर रिलेशनशिप बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारा स्टडी करने के लिए उसको। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ यार ये एक दूसरे से तो कनेक्टेड है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है, एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनशिप को, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इजीली जो इंफॉर्मेशन उसने डेवलप करी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सफिशिएंटली एक्सप्रेसिव मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। जो भी इसने इंफॉर्मेशन या जो भी इसके पास फैक्ट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है, बता देता है। एज्यूम प्रोपोर्शनल लॉजिक, ये एज्यूम करता है प्रोपोर्शनल जो लॉजिक होते हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स को, लॉजिक्स को हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को, रिलेशंस को, फंक्शंस को, इन सब चीज़ों को ये एज्यूम कर लेता है इजीली, और इजीली कंप्यूट भी कर सकता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक्स। आगे आता है हमारा इन्फरेंस रूल, और इन्फरेंस रूल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है 4 टाइप के, या फिर हम 4 इन्फरेंस रूल्स कह सकते हैं। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल के 2 होते हैं और एक्सटेंशियल के 2 होते हैं। यूनिवर्सल के एक जनरलाइजेशन होता है और एक होता है इंस्टेंटेशन, और दूसरा होता है एक्सटेंशियल इंस्टेंटेशन और एक्सटेंशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जनरलाइजेशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है इस टाइप का, और ऑब्जेक्ट ये जो सिमिलर प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ होता है उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही साथ ये जो यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन होता है इसका ये वाला फॉर्मूला होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको एक्सटेंशियल इंस्टेंटेशन के अंदर देखने को मिलेगा, जो आपका न्यूमिनेटर है उसे आप डिनोमिनेटर बना देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसे आप न्यूमरेटर बना देंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये था आपका रूल्स, इन्फरेंस रूल्स जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है वो 4 होती हैं इसकी। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स बताने के लिए काम आता है। ठीक है, ये जो फैक्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से बता सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने के काम आता है ये। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एंड AI रिलेटेड फील्ड्स। जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिक्स के अंदर, फिलॉसफी के अंदर,
साथ ही साथ एआई की जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं उनके अंदर भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी काम आता है ये। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स इन रियलिस्टिक मैनर, और जो रियलिस्टिक जो फैक्ट्स होते हैं ना उनको एक तरीके से रियलिस्टिक मैटर से ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जॉन वॉक्स करके बहुत सारे मतलब एक तरीके से प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर आते हैं, तो वो आप क्वेश्चन नंबर 3.4 जो क्वांटम बुक का है वहां से रेफर कर सकते हैं। और एक है WFF करके एक एल्गोरिथम है, वो आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद करनी है, क्वेश्चन नंबर 3.6 है उसका, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर रेफर कर लीजिएगा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर। और दोस्तों हर एक यूनिट से 10 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है जिसके अंदर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, ऑप्शन ए कर सकते हो या ऑप्शन बी कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो पेपर है वो पूरी 100% तरीके से मैनर से जो है आपका अटेम्प्टेड हो, तो फिर आप यूनिट को इस तरीके से कीजिए, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए कि अगर ऑप्शन में ए और बी आ रहा है तो आपको दोनों ही आते हों, या फिर अगर एक भी नहीं आता हो तो आपके पास बैकअप के लिए दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये AKTU के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है उनके लिए ये टिप थी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि इसके अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये DFS इंजन के ऊपर काम करती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च इंजन के ऊपर काम करती है, और ये क्विक प्रोटोटाइपिंग करती है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग मतलब कि एक सैंपल स्ट्रक्चर बता देना कि हाँ यार हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करेगा। नो स्ट्रक्चर नो प्रोसीजर हैज फैक्ट्स रूल्स एंड इन डेटाबेस। अब क्या होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता, आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर आप किसी भी स्ट्रक्चर से वो कर सकते हो। साथ ही साथ नो प्रोसीजर, इसका कोई भी प्रोसीजर भी नहीं होता है, ये सिंपली फैक्ट्स और रूल्स के ऊपर काम करती है और जो कि स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ग्लोबल इन स्कोप, मतलब इसका जो फैक्ट्स और रूल्स जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं एक स्कोप के अंदर, ठीक है। रीडेबिलिटी अपॉन प्रोग्रामर, मतलब ये इसको किस हिसाब से आपको पढ़ना है किस हिसाब से नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रोग्रामर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपके फीचर जो हैं आपके यहाँ पे 3 हैं। सबसे पहला रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जैसे हमने फैक्ट और रूल्स देखे हैं तो रूल्स के हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाएगी, बिना रूल्स के आप प्रोग्रामिंग को नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनपुट मिल गया, इनपुट मिलने के बाद रूल के हिसाब से आपको गोल तक पहुँचाया जाएगा, तो इसलिए रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। बिल्ट इन पैटर्न प्रोग्रामिंग, जो इसके अंदर पैटर्न की जो प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से रिलेशनशिप्स को बनाया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। मतलब कि आपको ना बार बार रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि मैंने 2 इनपुट दिए हैं तो दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, वो आपको नहीं देनी है। वो इसके अंदर बिल्ट इन है कि ये किस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और जो प्रोग्रामिंग है उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन, बैक ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? बैक ट्रैकिंग हमें पता है कि अगर एक हमारी इनपुट आया, इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट स्टेज में जब जो वो जा रहा है और उसको ये लग रहा है कि आउटपुट गलत हो सकता है या फिर उसको करेक्टनेस चेक करनी है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो जो है दोबारा से प्रोसेसिंग स्टेज के अंदर आ सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसके अंदर जो है बैक ट्रैकिंग होती है, मतलब एक ही चीज को बार बार प्रोसेस करके चेकआउट किया जाता है, इज इट रॉन्ग और इज इट करेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमें रिलेशनशिप बनाना है, जैसे हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का ये तरीका नहीं होता सिर्फ हमने एक बार चीज़ों को प्रोसेस किया एंड वो हमें पैटर्न पता चल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर बार बार हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है, जिससे जो हमारा पैटर्न है वो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए और ज़्यादा रिप्रेजेंट हो जाए, जिससे हम आगे आराम से बढ़ सकें। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 2 डिफरेंट लॉजिकल एटॉमिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस होता है 2 डिफरेंट लॉजिकल एटॉमिक, मतलब अलग अलग, एटॉमिक मतलब अलग, ठीक है, सिंगल, तो लॉजिकल एटॉमिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल। इसका काम क्या होता है? 2 डिफरेंट लॉजिकल एटॉमिक एक्सप्रेशंस हैं, उन दोनों को आइडेंटिकल बनाना, बाय फाइंडिंग सब्सटीट्यूशन, उनके सब्सटीट्यूट्स को फाइंड करना, और यूनिफिकेशन डिपेंड ऑन सब्सटीट्यूशन, और जो यूनिफिकेशन होती है वो सब्सटीट्यूशन पर ही डिपेंडेंट होती है,
ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के क्या करना है, आपके पास दो लॉजिकल अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, आपको उन दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, आइडेंटिकल बनाना है विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन। आप सब्सटीट्यूट्स को फाइंड करोगे एंड उसके बिहाफ पर आप आइडेंटिकल बनाओगे एंड वही होगा यूनिफिकेशन। टेक टू लिटरल्स एज इनपुट, दो लिटरल्स जो हैं उनको आप इनपुट की तरह लीजिए एंड मेक देम आइडेंटिकल यूजिंग सब्सटीट्यूशन। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा था कि जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक वर्ड दिया जाता है लिटरल्स। तो लिटरल्स का मतलब वेरिएबल्स ही होता है, ठीक है। तो आप दो वेरिएबल्स लीजिए इनपुट के तरीके से और उन दोनों को आइडेंटिकल बनाइए यूजिंग सब्सटीट्यूशन, तो वो यूनिफिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे एक, लेट यू एंड वी बी एटॉमिक सेंटेंसेज। आप लेट कर लीजिए यू और वी जो है वो एटॉमिक सेंटेंसेज हैं और ई जो है, स्मॉल ई जो है वो एक यूनिफायर है, ठीक है। यहाँ पे आपने दो एटॉमिक सेंटेंसेज ले लिए यू और वी, और वो दोनों एटॉमिक है मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, और ई जो है एक यूनिफायर है। सच दैट मतलब कि U के साथ भी जुड़ा हुआ है यूनिफायर और V के साथ भी यूनिफायर जुड़ा हुआ है। तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो यूनिफाई U V, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और जरूरी नहीं है कि आप यही वाले वेरिएबल्स, कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हो, वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स हैं, और यूनिफायर को भी आप किसी भी सिंबल से जस्टिफाई कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। एल्गोरिथम अगर आपको देखनी हो तो पेज नंबर 312 पर है, यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 12 पर आपको इसकी एल्गोरिथम मिल जाएगी। आप बिल्कुल उसे रेफर कर लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम के अंदर अगर नहीं भी आए तो लिख करके ज़रूर आइएगा कि टीचर के ऊपर जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, उसको एक इंप्रेशन पड़े कि हाँ मैंने अगर क्वेश्चन में पूछा भी नहीं तो क्या हुआ, बच्चे को आता था, इनको आता था, मुझे इसके मार्क्स देने चाहिए, या फिर एक अच्छा इंप्रेशन कि हाँ इसको आता है, इसको पता है चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है, दो टाइप की चेनिंग होती है, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अब ये इन्फेरेंस इंजन के ऊपर ही काम करती हैं दोनों की दोनों, ठीक है। तो चलिए फॉरवर्ड चेनिंग की बात करते हैं, तो इसे हम फॉरवर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं, फॉरवर्ड रीजनिंग भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, एक तो है फॉरवर्ड डिडक्शन और एक है फॉरवर्ड रीजनिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है स्टार्ट विद फैक्ट्स। ये फैक्ट्स से स्टार्ट होता है, इसका जो इंजन होता है वो फैक्ट्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जैसे आपने इनपुट दिया तो जो सबसे पहले फैक्ट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। ट्रिगर्स और रूल्स हुज प्रेमिसेस आर सेटिस्फाइड, ट्रिगर किया जाएगा मतलब कि जैसे आपने इनपुट दिया, फैक्ट आया कि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बिहाफ पर वो रूल्स सेट करेगा कि हाँ मुझे इस फैक्ट के हिसाब से इन रूल्स को टारगेट करना है। अगर वो रूल्स सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे आता है एंड एड देयर कंक्लूजन टू नोन फैक्ट्स, और उसके बाद क्या होता है कि अपना जो कंक्लूजन होता है, ये फॉरवर्ड चेनिंग जो होती है ये अपना कंक्लूजन भी ऐड करती है फैक्ट्स के अंदर। दिस रिपीट्स अंटिल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये जब तक रिपीट होता रहता है जब तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है। जैसे कि हमें पता है ह्यूरिस्टिक जो हमारा हमने सेकेंड यूनिट में एक वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था क्रिप्ट एरिथमेटिक। क्रिप्ट एरिथमेटिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम सैंड मोर मनी है जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके अंदर हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है, राइट। तो अब हम क्या होगा, हम फैक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, जो जो हमारे पास नॉलेज है हम उसके ऊपर ही काम करेंगे, जो जो रूल्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए हम बार बार चेक करते रहेंगे कि हाँ यार वैल्यू सही आई कि नहीं आई, वैल्यू सही की आई कि नहीं आई। जब हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो हम उसका कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है, कि हमारा आंसर आ गया है जी, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा कंक्लूजन आ गया। वैसे ही यहाँ पे आप समझ सकते हो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फैक्ट से, ट्रिगर करना है सारे रूल्स को, अगर रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर आपको कंक्लूजन ऐड कर देना है फैक्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को जब तक रन करना है जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। इट इज अ रीजनिंग फॉर्म, ये एक रीजनिंग फॉर्म है विच स्टार्ट्स विद एटॉमिक सेंटेंस इन नॉलेज बेस। ये एक रीजनिंग फॉर्म है, मतलब कि इसका काम होता है रीजनिंग देने का, ठीक है। स्टार्ट करता है एटॉमिक सेंटेंस से। एटॉमिक सेंटेंस कैसे, एटॉमिक सेंटेंस मतलब कि जो अकेले सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेंटेंसेज होते हैं उनसे ये स्टार्ट होता है विद नॉलेज बेस एंड अप्लाइज इन्फ्रेंस रूल। और फिर उसके बाद क्या कहता है, नॉलेज बेस के हिसाब से अपने जो चीज़ें होती हैं उनको अप्लाई करता है, और इन्फेरेंस रूल भी इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। फाइंड ऑप्टिमल गोल, इसका वो क्या होता है, मोटिव एक तरीके से कि इसे फाइंड करना है ऑप्टिमल गोल।
फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फॉरवर्ड चेनिंग की। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली 4 हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है डाउन अप अप्रोच। डाउन अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये बॉटम टू टॉप जाती है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करके ये ऊपर की तरफ जाती है, टॉप बॉटम टू टॉप की तरफ जाती है, डाउन अप अप्रोच होती है, ठीक है। मेन कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, ये कंक्लूजन जो बनाती है वो फैक्ट्स और डेटा के बिहाफ पर बनाती है। इसी वजह से इसको डेटा ड्राइवन अप्रोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा ड्राइवन अप्रोच। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फैक्ट्स और डेटा के बिहाफ पर ही कंक्लूजन को लिखते हैं, इसीलिए इसे डेटा ड्राइवन अप्रोच कहा जाता है। यूज्ड इन एक्सप्रेस सिस्टम, जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा क्लिप्स, ठीक है, बिजनेस के अंदर भी यूज किया जाता है और साथ में प्रोडक्शन जो फर्म्स होती हैं उनके अंदर भी यूज किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है जी हमारा बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है जी? जैसे कि उसके अंदर फॉरवर्ड था, हम गोल स्टेट तक जाते थे, बैकवर्ड के अंदर हम उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब कि हम गोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग के अंदर इसके नाम अगर आप जाने तो नाम है बैकवर्ड डिडक्शन और बैकवर्ड रीजनिंग। जैसे फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर क्या था? फॉरवर्ड डिडक्शन था, फॉरवर्ड रीजनिंग था। बस भैया फॉरवर्ड को काट के बैकवर्ड लिख दो, आपका वही नाम बन जाएंगे दोबारा से, ठीक है। बैकवर्ड डिडक्शन एंड बैकवर्ड रीजनिंग। स्टार्ट विद गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड, ये गोल के साथ स्टार्ट करता है और बैक में काम करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे हम गाड़ी बैक करते हैं तो हम क्या होता है, एक जहाँ पे हमें पहुँचना होता है, गोल स्टेट हुई हमारी, वहाँ से हमने इनिशियल स्टेट पे जाना है, तो ऐसे यहाँ पे है स्टार्ट करता है गोल स्टेट से और पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। ये गोल से स्टार्ट करके पीछे की तरफ जाता है, इनिशियलाइज्ड जो स्टार्टिंग की जो लेयर होती है उस तक जाता है। फाइंड नोन फैक्ट्स दैट सपोर्ट द गोल, ये उन फैक्ट्स को ढूंढता है जो गोल को सपोर्ट करते हैं। इसका जो हमारी फॉरवर्ड चेनिंग थी उसके अंदर तो हम फैक्ट्स के हिसाब से गोल को पता करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या करता है, ये गोल के बिहाफ पर ये फैक्ट्स को फाइंड करता है, ठीक है, कि फैक्ट कौन कौन से हैं जो गोल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गोल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। चेनिंग थ्रू रूल्स, इसके अंदर चेनिंग होती है रूल्स के थ्रू, क्योंकि एक रूल मिला फिर उससे दूसरे रूल पे गया, दूसरे रूल से तीसरे रूल को चेक किया, तीसरे से चौथे को चेक किया, तो ऐसे ही रूल्स को चेक करता हुआ चला जाता है कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी गोल स्टेट को। प्रॉपर्टीज की बात करें, जस्ट उसका उल्टा आप ले सकते हो, कह सकते हो। सबसे पहला है टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है, टॉप टू डाउन चलता है। जैसे हमारी फॉरवर्ड चेनिंग बॉटम टू टॉप जाती है, वैसी फॉरवर्ड चेनिंग तो बॉटम टू टॉप जाती है और बैकवर्ड जो होती है वो टॉप टू डाउन आती है। फिर उसके बाद है ब्रेक गोल इन सब गोल, ये एक गोल को सब गोल्स के अंदर डिलीट वो कर देता है, ब्रेक कर देता है, और जो सब गोल होते हैं उनको प्रूव करते हैं फैक्ट्स को, कि फैक्ट्स जो है वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, ठीक है। वैसे तो ट्रू ही होते हैं। तो गोल ड्राइवन अप्रोच, ये गोल ड्राइवन अप्रोच होती है क्योंकि इसके अंदर गोल के हिसाब से वो चलता रहता है, और वो जो हमारा फॉरवर्ड था वो किस हिसाब से चलता था, किस हिसाब से चलता था? डेटा ड्राइवन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है यूज्ड इन डीएफएस, जो बैकवर्ड चेनिंग होती है वो डीएफएस के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर यूज की जाती है, और एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन भी कह सकते हो, एप्लीकेशन है इसकी गेम थ्योरी और प्रूफ असिस्टेंट, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों अब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, साथ ही साथ एक सब पार्ट जैसे होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए के अंदर भी 2 पार्ट दे देते हैं ना, तो वैसे ही एक पार्ट इसका भी आ सकता है 5 नंबर के अंदर, और उसके अंदर पूछा जा सकता है आपसे डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। तो आप इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं उनको याद कर लीजिएगा। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि किस किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले ये फैक्ट से स्टार्ट करता है और ये गोल से स्टार्ट करता है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ये रूल्स को सेटिस्फाई करता हुआ जाता है, लेकिन ये जो बैकवर्ड चेनिंग होती है वो रूल्स को चेक करती हुई जाती है कि व्हाट आर द दैट फैक्ट्स विच आर सपोर्टिंग द गोल, ओके। और ये क्या होता है, ये डाउन अप अप्रोच पे काम करता है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है।
कंक्लूजन बनाता है फैक्ट्स और डेटा के बिहाफ पर, ये कंक्लूजन नहीं बनाता, ये गोल जो होती है हमारा कंक्लूजन जो होता है उसको ब्रेक कर करके फैक्ट्स को चेक करता है, ठीक है। ये डेटा ड्राइवन होता है, ये गोल ड्राइवन होता है, ठीक है। ये एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ये डीएफएस मेनली जो डीएफएस के अंदर यूज़ किया जाता है। और हाँ दोस्तों, जो आपका प्रोलॉग होता है ना वो भी बैकवर्ड चेनिंग के अंदर ही आता है, ठीक है, प्रोलॉग, ओके। इसके लिए जो हमारा ये फॉरवर्ड चेनिंग है, जो काम हमारा क्लिप्स करता है फॉरवर्ड चेनिंग के लिए, वही काम प्रोलॉग करता है बैकवर्ड चेनिंग के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सी मशीनरी या फिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो हम यूज़ करते हैं, तो भैया फॉरवर्ड चेनिंग के लिए क्लिप्स है और बैकवर्ड चेनिंग के लिए प्रोलॉग है, ठीक है जी। ये आपके डिफरेंसेस भी रेडी हो गए हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्सट्स को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यस, तो हमारा आगे आता है रिजोल्यूशन, वो वाला रिजोल्यूशन नहीं, कैमरे वाला रिजोल्यूशन नहीं, इसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा अलग है। प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन क्या होता है? मना कर देना, ठीक है, या फिर गलत प्रूफ कर देना कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा करके ये प्रूफ करता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, ओके। इसका मेथड थोड़ा अलग है, ये प्रूफ करता है रेफ्यूटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूज्ड इन बोथ प्रोपोर्शनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ये बोथ प्रोपोर्शनल और प्रेडिकेट लॉजिक दोनों के अंदर ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर ये आपको जो लैंग्वेज है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिखी है या फिर गलत लग रही है, क्योंकि जो क्वांटम है उसके अंदर कुछ अलग ही लिखा हुआ है, और लेकिन मैंने अपनी खुद की थोड़ा सा रिसर्च करके ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि रिजोल्यूशन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी आता है, तो रिजोल्यूशन आप कर लीजिएगा। तो इसीलिए मैंने तो क्वांटम बुक के बाहर से भी चीज़ों को आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि क्वांटम के ऊपर थोड़ा सा मेरा ट्रस्ट कम है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें गलत भी लिखी जाती हैं कई बार। और मशीन लर्निंग जो है उसका तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके पास मशीन लर्निंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया क्वांटम को आप साइड रख के अपने सिलेबस के हिसाब से आप खुद रिसर्च करके लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है यूज्ड इन बोथ प्रोपोर्शनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोर्शनल और प्रेडिकेट लॉजिक दोनों के अंदर ही यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड करता है सेटिस्फिएबिलिटी को, मतलब सेटिस्फाई करता है एक सेंटेंस को। जैसे हमें पता है कि प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोर्शनल लॉजिक के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक जो होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब कि दिस बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू दिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके सिंबल्स होते हैं ना वो इसके अंदर आता है प्रेडिकेट के अंदर। वहीं प्रोपोर्शनल जो होता है वो एक सेंटेंस बेस्ड होती है, मतलब उसके अंदर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जॉन वॉक्स ऑन दी रोड, ओके। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल लॉजिक हो गया, प्रेडिकेट के अंदर सिंबल्स लगाएंगे, जॉन्स बिलोंग्स टू दिस एप्पल एंड दिस एप्पल बिलोंग्स टू जॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है इट प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन, तो मिल ही गया। फिर उसके बाद आता है यूज नॉलेज बेस, ये भी नॉलेज बेस को ही यूज़ करता है। नेगेटेड गोल टू ऑब्टेन नल क्लॉज, ठीक है, नेगेटेड गोल को यूज़ करता है और नॉलेज बेस को यूज़ करता है जिससे इसको एक नल क्लॉज मिल जाए, ठीक है। वी हैव टू कंक्लूड ओरिजिनल गोल इज ट्रू। हमें क्या कंक्लूजन देना होता है? हमें कंक्लूजन ये देना होता है कि जो हमारा ओरिजिनल गोल है वही ट्रू है, कुछ और ट्रू है ही नहीं, वही ट्रू है, ठीक है। रिजोल्यूशन इन प्रोपोर्शनल लॉजिक, जो रिजोल्यूशन होता है प्रोपोर्शनल लॉजिक में वो देख लेते हैं। इन प्रोपोर्शनल लॉजिक रिजोल्यूशन इज ओनली इन्फरेंस रूल विच गिव्स न्यू क्लॉज। रिजोल्यूशन के अंदर खाली इन्फ्रेंस रूल ही ऐसा एक रूल है जो नया क्लॉज देने के लिए काम में आता है। व्हेन टू और मोर क्लॉजेज आर कपल्ड टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा जो क्लॉजेज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट बिकम्स ईजियर टू मेक अ थ्योरम प्रूवर साउंड एंड कंप्लीट फॉर ऑल। इससे क्या होता है कि जो रिजोल्यूशन होता है ना वो हमें एक तरीके से एक ईजियर तरीका होता है जिससे हम एक थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि हाँ यार ये जो हमने जिस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना ये बिल्कुल सही है, या फिर कंप्लीट है सबके लिए, मतलब कि सबके लिए सेटिस्फाई करता है। अगर आपको इसकी एल्गोरिथम पढ़नी है तो आप क्वेश्चन नंबर 3.18 को रेफर कर सकते हैं बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ पढ़ ही लीजिएगा।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है यूनिफिकेशन, मतलब रिजोल्यूशन के अंदर, रिजोल्यूशन का पार्ट है ये, रिजोल्यूशन इन प्रोपोर्शनल लॉजिक का नहीं है, रिजोल्यूशन का ही एक पॉइंट है ये। यूनिफिकेशन इज की कॉन्सेप्ट इन प्रूफ ऑफ यूनिफिकेशन। जो यूनिफिकेशन है वो एक की कॉन्सेप्ट है जिससे हम रिजोल्यूशन की जो चीज़ें हैं ना उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन इन प्रीडिकेट लॉजिक, जो रिजोल्यूशन होता है प्रीडिकेट लॉजिक में वो भी देख लेते हैं। बिल्ड कंप्लीट इन्फ्रेंस सिस्टम फॉर प्रीडिकेट लॉजिक, ये एक कंप्लीट इन्फ्रेंस सिस्टम बनाता है प्रीडिकेट लॉजिक के लिए एक क्लॉज फॉर्म के अंदर। मेक क्लॉजेज मोर सुटेबल फॉर कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन, और ये जो होता है ये भी जो कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्लॉजेज को और ज़्यादा सुटेबल बनाता है प्रीडिकेट लॉजिक में, ठीक है। आपको इसके एल्गोरिथम करनी है, क्वेश्चन नंबर 3.18 को प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। इस यूनिट का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन के अंदर आती है हमारी सिंपल सी बात है पिक्चराइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम किस तरीके से दिखाते हैं वो चीज़ हमारी आती है नेचुरल नॉलेज एक्विजिशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दो एंटिटीज़ होती हैं, एक होता है फैक्ट्स और एक होता है रिप्रेजेंटेशन। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो नॉलेज हमारे पास पहले से ही होती है, जो चीज़ें हमें पता होती हैं, जिसके बिहाफ पे हम गोल को सेट करते हैं कि हमारा गोल ये हो सकता है या होना है या होगा। फिर उसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन, कि वो उस फैक्ट से इनिशियल स्टेट से फैक्ट को प्रूव करते हुए, रूल्स को प्रूव करते हुए हम किस तरीके से गोल स्टेट तक पहुँचे, जब आप उस चीज़ को दिखाते हो तो हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ज़रूर आपने ग्राफ और मैप्स देखे होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक रिप्रेजेंटेशन ही होती है, राइट। एक ब्लूप्रिंट जो होता है उसके अंदर एक मकान की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हर एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में कर सकते हैं, एरोज में कर सकते हैं, सिंबल्स में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी यूज़र को समझ में आ जाए आप उस चीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं विदाउट एनी दिक्कत, ठीक है। प्रोसीजर की बात करते हैं, तो प्रोसीजर होता है आपका 5 टाइप का। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा होता है उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फिर उसके बाद होती है इसकी फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी होती है तो फॉर्मलाइजेशन। फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है तो इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट आता है आपका टेस्ट करना होता है कि वो चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो इसलिए टेस्टिंग, ठीक है। दोस्तों ये तो हमारे बेसिक तो कॉन्सेप्ट्स थे, टॉपिक्स ही थे। इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप आइडिया ले सकते हो उतना ज़्यादा आइडिया ले लीजिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के अंदर। और दोस्तों न्यूमेरिकल्स को आप ज़रूर कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में आ गया, दोनों ही ऑप्शन न्यूमेरिकल के आ गए, तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ जाएगा, 10 नंबर का रिस्क है। तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या किस चीज़ के ऊपर चाहिए, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है अगर आपको डाउनलोड करना हो नोट्स को। तो और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।